स्टूडेंट सॉल्व ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस के लफड़े में ज्यादा जाता नहीं है और उसको ना ट्रिक पता होता है सही से ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ट्रिक भी आपको पता चल गया, कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए और ये क्वेश्चन भी 10-10 सेकंड में सॉल्व होने चाहिए। ये वो एनसीईआरटी के पॉपुलर क्वेश्चन है जो डिट्टो आपके नीट और एम्स एग्जाम में डिट्टो यही क्वेश्चन उठा के रख दिया गया है। तो एनसीईआरटी की भी टेंशन खत्म। तो यही सब क्वेश्चन आपको तैयार करने थे इस हाइड्रोलिसिस में और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। इसीलिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैकिंग मोड में लाया जा रहा है ताकि आप ट्रिक बेस करके जल्दी से उन क्वेश्चन को आसान बना दे। आपको अपने नीट एग्जाम में फुल अटैकिंग मोड में जाना है। कोई भी क्वेश्चन आए फुल अटैक करना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से जल्दी कैसे करना है वही सब आपको इस तरह की जर्नी में बताया जा रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज हम लोग आप क्वेश्चन ट्रिक सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का। इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाता है कौन हाइड्रोलाइज होगा कौन नहीं होगा। आपको 4-5 कंपाउंड्स दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा किसका हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा किसका हाइड्रोलिसिस देरी से होगा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके नीट एग्जाम में आए तो आप कैसे फोड़ोगे फटाफट। और इस हाइड्रोलिसिस के ट्रिक से पहले फटाफट मेरे भाई आपको समझना है कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। फिर ट्रिक बेस तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी से रिएक्शन। जब कोई कंपाउंड पानी से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करके नए नए कंपाउंड बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरा तरीका, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी की चोरी। पानी की चोरी जहां हो रही होगी उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिसिस। जैसे पानी की चोरी कैसे, देखिए H2O में आप भी जानते हैं पानी के अंदर में क्या क्या होता है, H+ होता है, OH- होता है। ध्यान से देखो ये वाला A जो है वो पानी के H को चोरी करके देखो AH बना लिया। या देखो B पानी के OH को चोरी करके देखो BOH बना लिया। इसका मतलब इन लोगों ने पानी को चुराया है और जब कोई भी चीज पानी को चुराएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये दो तरीका हो गया। ठीक है भाई, दो तरीका हो गया, दो तरीके से डिफाइन हम लोगों ने कर लिया। पहला ये जो पानी से रिएक्शन करे, दूसरा ये जहां हमें पानी चोरी होता हुआ दिखाई देगा उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस कहेंगे और कहेंगे कि हाँ उस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब तीसरा जिससे हमें लेवल बढ़ा के क्वेश्चन की तरफ जाना है, तीसरा ये है उसी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होगा या वहीं पे हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा जहां उस कंपाउंड के पास पानी के एक लोन पेयर को रखने की जगह हो। अगर उसके पास वो जगह होगी तभी वो पानी को बुलाएगा और जब पानी आएगा तभी पानी से रिएक्शन होगा। क्लियर। और एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमें एक प्योर ऑर्बिटल खाली चाहिए, एक शुद्ध रूप में एक ऑर्बिटल खाली चाहिए जिसमें हम लोन पेयर के इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रख सके। तो हाइड्रोलिसिस वहीं देखने को मिलेगा जहां पर उस कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम के पास, मान लीजिए ए सेंट्रल एटम है, तो उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास एक ऑर्बिटल प्योरली खाली होगा, तभी वहां पे हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा और ऐसे ही कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो पाएगा। अब बढ़ाते हैं कहानी को आगे। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मतलब रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस विद वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम, उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक पूरा शुद्ध रूप में एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए जिसमें हम पानी के एक लोन पेयर को रख पाए। पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन कोवेलेंट कैरेक्टर। पानी क्या है मेरे भाई, HOH ही तो है, ये डेल माइनस है, डेल प्लस है, पोलर ही तो है। और अगर पोलर में घुलना है, पोलर के साथ रिएक्शन करना है तो तुम्हें भी तो पोलर बनना पड़ेगा, उस कंपाउंड को भी तो पोलर बनना पड़ेगा। और उस कंपाउंड के अंदर अगर पोलराइजेशन है तो भैया ये पक्का हाइड्रोलिसिस होगा ही होगा, इन दोनों की रिएक्शन होगी ही होगी। पोलराइज होगा तो ये बॉन्ड पोलर होंगे, वो भी बॉन्ड पोलर है, फटाफट रिएक्शन होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर जितना ज्यादा तो पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा, तो हाइड्रोलिसिस भी उतना ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं पहले भी बता चुका हूं, क्वेश्चन के साथ अभी फिर बता दूंगा। तीसरा, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउड। कहने का मतलब जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर इर्द गिर्द ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। जैसे SF6 है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, भाई इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जबकि सब कंडीशन है इसके अंदर, तब भी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सल्फर है ना उसके साथ छोटे छोटे F लगे हैं। कितने F लगे हैं? 6 F लगे। उन F ने इसको घेर रखा है, उन F ने इसको घेर रखा है, इस सल्फर को घेर रखा है, पानी आ ही नहीं पा रहा इसके पास तक। तो उस सेंट्रल एटम के पास ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, वहां स्टेरिक क्राउडिंग मतलब वहां भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, यहां भी वही चीज सोच सकते हो कि यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हाइड्रोलिसिस का मतलब मेरे भाई यही होता है SN2।
कह सकते हो SN2। मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउड, इसके लिए हम कह सकते हैं कि भैया हाँ ये SN2 के रास्ते चलने वाली चीजें है। बट इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये 3 कंडीशन आपको दे दिया। अब आपको बता देते हैं ट्रिक, और वो ट्रिक है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि किस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा। भाई हाइड्रोलिसिस तो होगा ही होगा, उसके लिए कंडीशन ये है, ये वो कंपाउंड फुलफिल कर रहा होगा तो हाइड्रोलिसिस होगा। अब हमें देख रहे हैं कि किसका हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा, मतलब कौन पानी से जल्दी रिएक्शन करेगा। और उसके लिए आपको ट्रिक तैयार करना है एक्सटेंट ऑफ, उसके लिए आपको ट्रिक तैयार करना है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब जिस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस भी जल्दी होगा। एक मेरी तरफ से भी ट्रिक रख लो, कोवेलेंट कैरेक्टर है तो यहां पे रख लेना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा भाई उसके अंदर उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसका हाइड्रोलिसिस भी उतनी ही जल्दी होगा। एक बात बताइए, BCl3 लिखा है और PCl5 लिखा है, अब कोई पूछ ले तो क्या दिमाग लगाओगे क्या आप? अब तो 1 सेकंड में बता दोगे, अरे सर यहाँ फास्फोरस के साथ 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है Cl, और यहाँ बोरॉन के साथ 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है Cl, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट ज्यादा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये जल्दी इसका जल्दी हाइड्रोलिसिस होगा मुकाबले Cl3 के। मतलब PCl5 जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, इसका पानी से रिएक्शन जल्दी होगा एज कंपेयर टू BCl3। दूसरी बात, कोवेलेंट कैरेक्टर कई बार मैं बता चुका हूं कि अगर वहां कैटाइन चेक करने जा रहे हो तो स्मॉलर कैटाइन, छोटा कैटाइन अगर हो, अगर एनाइन पे आपकी नजर है, एनाइन चेक कर रहे हो तो एनाइन बड़ा होना चाहिए, लार्जर एनाइन। और अगर चार्ज से चेक कर रहे हो तो जहां पे प्लस माइनस ज्यादा दिखाई दे, नंबर ऑफ प्लस चार्ज एंड नंबर ऑफ माइनस चार्ज ज्यादा दिखाई दे, मतलब ग्रेटर चार्ज दिखाई दे, अगर ये 3 लक्षण दिखाई दे तो इसी का मतलब होता है क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा, जहां स्मॉलर कैटाइन प्रेजेंट हो, या लार्जर एनाइन प्रेजेंट हो, या ग्रेटर चार्ज प्रेजेंट हो। तो इसी ट्रिक से हम लोग फोड़ देते हैं सारे क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, सारे क्वेश्चन फोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे, देखिए यहां पे जितने क्वेश्चन रखे हैं, आप अपने पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको सब क्वेश्चन कोई ना कोई ईयर में आपको दिखाई पड़ेगा। स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस के लफड़े में ज्यादा जाता नहीं है, और उसको ना ट्रिक पता होता है सही से, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ट्रिक भी आपको पता चल गया, कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और ये क्वेश्चन भी 10-10 सेकंड में सॉल्व होने चाहिए। देखिए यहां पहला क्वेश्चन है BF3, ये बी है, ठीक है, BF3, BCl3, BBr3, BI3। कांस्टेंट कौन है, बोरॉन। बोरॉन से तो कुछ हासिल होगा नहीं, बदल कौन रहा है, FCl, जो बदलने वाला चीज है वो एनाइन है। क्या है, एनाइन, और हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। तो बताइए सबसे बड़ा एनाइन आयोडीन इसमें मौजूद है कि नहीं, और ये इसमें क्या है, छोटा सा एनाइन है, तो बड़ा एनाइन इसमें मौजूद है, सबसे बड़ा एनाइन इसमें मौजूद है, तो लार्जर एनाइन। अगर लार्जर एनाइन होता है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लार्जर एनाइन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, मोर होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर मोर होगा तो उसी का हाइड्रोलिसिस भी जल्दी होगा। तो लार्जर एनाइन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो हाइड्रोलिसिस इसका जल्दी होगा। स्मॉलर एनाइन तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो इसका हाइड्रोलिसिस देरी से होगा। तो बन गया ना ऑर्डर, बन गया। नेक्स्ट आगे देखो, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5। ध्यान से देखो, यहां पर देखो चार्जेस देखना ध्यान से, +1, -1, +2, -2, +3, -3, +4, -4, और यहां क्या हो रहा है, +5, -5। ग्रेटर चार्ज इसमें ग्रेटर चार्ज है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा होगा तो इसका हाइड्रोलिसिस भी जल्दी होगा। तो ये बन गया ना ऑर्डर। नेक्स्ट आगे देखो, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। कॉमन कौन है, कॉमन Cl, तो Cl एनाइन होता है, इससे तो कुछ पता नहीं चला सर। चार्जेस भी सब पे +3, -3, +3, -3 ऐसे दिख रहा है, चार्जेस भी बराबर है ना, चार्जेस से चेक कर पा रहे हो ना एनाइन से चेक कर पा रहे हो, तो किससे चेक करोगे, कैटाइन से। कैटाइन में अगर देखो तो ये Bi सबसे बड़ा कैटाइन है कि नहीं, आप खुद बताइए। Bi ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो ये क्या है, बड़ा कैटाइन है। और छोटा कैटाइन कौन बनेगा, N बनेगा। N छोटा कैटाइन है, स्मॉलर कैटाइन तो क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये इसका हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा इन 5 लोगों से। क्लियर हो गया, तो आपका ऑर्डर भी बन गया। नेक्स्ट आगे देखिए, SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4, CCl4। सर CCl4 तो यहां होना चाहिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, तो कार्बन को तो यहां होना चाहिए। एक बात देखो, अब इसके लिए भी बात करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से भी।
कार्बन के पास वैकेंट डी नहीं होता, कोई ऑर्बिटल प्योर शुद्ध रूप में खाली नहीं होता, इसलिए इसका तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। और जब हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे कम CCl4 का ही तो होगा। कितनी दफा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये अभी हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो उसका तो होता ही नहीं। अब देखिए इनमें देखिए Cl कॉमन, ठीक है। चार्जेस भी +4 -4, चार्जेस भी कॉमन है, चार्ज कॉमन है, तो किससे चेक करोगे भाई? चार्ज गया मतलब ग्रेटर चार्ज वाला फंडा गया, ये भी गया, एनाइन वाला भी फंडा गया क्योंकि एनाइन कॉमन है। तो अब बचा क्या? कैटाइन। तो ढूंढो किसमें छोटा कैटाइन मौजूद है। आप भी जानते हैं सर SI छोटा होगा, उससे बड़ा GE होगा, उससे भी बड़ा SN होगा, और PB तो इसमें सबसे बड़ा होगा। तो स्मॉलर कैटाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, जल्दी हाइड्रोलिसिस हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SF6 SeF6 TeF6। सर क्या करें इसमें तो देखिए, इसमें तो SF6 को आप ऐसे ही हरा दीजिए। एक तो सल्फर है और उसमें छोटे छोटे फ्लोरीन लगाए रखे हो, सल्फर भी छोटा ही है और फ्लोरीन भी 6 छोटे, 6 फ्लोरीन ने उस सल्फर को घेर रखा है, तो वाटर कहां से आएगा भाई? तो हाइड्रोलिसिस सबसे कम इसका होगा, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, कॉम्पैक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है, तो सब सारे फ्लोरीन उसको घेरे होते हैं, तो स्टेरिक क्राउड यहां जाता है। क्लियर? तो ये SF6 हो गया। इससे थोड़ा बड़ा SE है तो थोड़ा खुलेगा, थोड़ा SE खुलेगा तो फ्लोरीन भी थोड़े दूर दूर होंगे, तो वाटर के आने की जगह मिलेगी। T और बड़ा है तो फ्लोरीन और खुलेंगे, मतलब T खूब खुला तो F भी ज्यादा खुलेंगे, और जब F भी ज्यादा खुलेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ वाटर जल्दी पहुंचेगा, अटैक जल्दी करेगा, तो हाइड्रोलिसिस इसका जल्दी होगा। क्लियर हो गया? सभी में वैकेंटी मौजूद है तो कोई चीज चेक करने की जरूरत है नहीं, तो ये तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी आप अपना कैटाइन के साइज से भी करोगे, तो कैटाइन साइज क्या है इसमें बड़ा है, जिसमें कि आप फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कैटाइन साइज क्या है, ज्यादा है, और यहाँ क्या है, स्मॉलर कैटाइन मान लो इसको। अगर स्मॉलर कैटाइन है तो मोर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फिर हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा, यहां फंस जाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला फंडा दिया था, स्टेरिक क्राउड वाला, जो आपको कहीं फंडा देखने को नहीं मिलता। क्लियर हो गया? ये इस क्वेश्चन के लिए हमने संभाल के रखा था। तो ये क्वेश्चन स्टार बनाते हैं, अच्छे से करेंगे। यहाँ पे एस को छोटे छोटे F ने 6 F ने कस के घेर रखा है, इसलिए यहां तक वाटर नहीं पहुंच पा रहा है, इसके सेंट्रल एटम तक वाटर आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन ने इसको घेर रखा है, तो इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसीलिए ये हार रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, यहां भी वही कहानी, थोड़ा सा खुला है और यहां ज्यादा खुला है, तो इसका हाइड्रोलिसिस जल्दी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। और इस हाइड्रोलिसिस में हमने एनसीईआरटी को भी कवर कर लिया है, ताकि आपको एनसीईआरटी में जाकर ढूंढना ना पड़े कि हाइड्रोलिसिस का टॉपिक है कहां। ये वो एनसीईआरटी के पॉपुलर क्वेश्चन है जो डिट्टो आपके नीट और एम्स एग्जाम में डिट्टो यही क्वेश्चन उठा के रख दिया गया है। तो एनसीईआरटी की भी टेंशन खत्म, ये आपके सामने एनसीईआरटी दिख रहा है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि चूंकि बोरान और एल्युमिनियम सेम ग्रुप के हैं, तो जहां एक तरफ BCl3 की पानी से रिएक्शन होती है तो भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, वहीं दूसरी तरफ AlCl3 की जब पानी से रिएक्शन होती है तो भाई वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसा क्यों? इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे फटाफट, वो उसके लिए ट्रिक रखिए अपने साथ। ट्रिक ये है कि ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ऊपर होता है उसके पास d ऑर्बिटल होते हैं, और जिसके पास d ऑर्बिटल हो और साथ में वो d ऑर्बिटल खाली हो तो वो अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मतलब वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। वही मेन डिफरेंस है बोरॉन और एल्युमिनियम में। जहां एक तरफ बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसका एटॉमिक नंबर 10 से कम है, 10 से कम है तो इसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, और जब d ऑर्बिटल ही नहीं है तो क्या खाली और क्या भरे की हम क्या बात करें। तो भाई बोरॉन ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? इसी तरह वो 4 बॉन्ड बना के 4 OH को अपने साथ जोड़ रखा है। क्लियर हो गया? यहां से एक बात और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम एम्स में पूछा गया है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन कितनी होती है? दिमाग में रखिएगा 4, क्योंकि ये 4 कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जब बोरॉन 4 बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो जाएंगे, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोरॉन झेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन माने 4 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज क्या? 4। कोवेलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो चलिए, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन 4 है, इसी वजह से बेचारा ये सिर्फ 4 OH को ही जोड़ पाता है, और इससे ज्यादा OH को इसलिए नहीं जोड़ पाता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। वही दूसरी तरफ एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी कि इसके अंदर d ऑर्बिटल है, और वो भी d ऑर्बिटल खाली है। कैसे? एल्युमिनियम के लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वैलेंस शेल का, तो 3s2 3p1 होता है, यानी कि 3d तो है ही है, साथ में पूरा खाली भी है, पूरा खाली है, 5 के 5 ऑर्बिटल। तो इसलिए एल्युमिनियम जो है ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मतलब ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। और एल्युमिनियम
पानी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के 6 पानी जोड़ लेता है। 6 पानी जोड़ रहा है, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही होगा। अगर 4 जोड़ पाता तो 8 होते। 4 से ज्यादा पानी को जोड़ रहा है, इसका मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और 8 से ज्यादा ऑक्टेट एक्सपेंड वही कर सकता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, और जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ऊपर होता है उसके पास डी ऑर्बिटल होता है। बस आपको जाके चेक करना है कि वो डी ऑर्बिटल खाली है कि नहीं। तो एल्युमिनियम में वो डी ऑर्बिटल खाली है, तो ये ऑक्टेट से ज्यादा लोगों को जोड़ सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्लियर हुआ? तो ये रीजन है इसका। ठीक, चल। और दूसरी बात, एल्युमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है आपका 6। एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये 6 लोगों को जोड़ेगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन CCl4 और SiCl4 है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, यानी कि इसके पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं। पहली बात, डी ऑर्बिटल ही नहीं है। दूसरी बात, CCl4 हाइड्रोलाइज ही नहीं होता, हाइड्रोलाइजर नहीं होता, ये हाइड्रोलाइज्ड होता ही नहीं है। काहे नहीं होता भैया? जरा देख लो। कार्बन, कार्बन क्या है? 1s2 2s2 2p2, ये होता है भाई। ठीक है, अब CCl4 पे नजर मारो। CCl4, अच्छा बेटा तुम तो 4 बॉन्ड बना रखे हो। 4 बॉन्ड बनाने का मतलब पक्का तुमने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा होगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा होगा तभी तो वो 4 Cl से जुड़ पाया होगा। तो अब यहां देखो, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे इसने कार्बन ने अपने बनाए। अभी तो उस बेचारे के पास ये देखिए, ये 2s2 है, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर है। जब 2p को देख रहे हैं तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एक एक, तो बेचारे के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताइए। अभी बेचारे के पास सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन CCl4 बनाया तो कार्बन ने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद से बनाए होंगे? 4। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे बनाया बताइए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी बन सकता है जब इस s वाले ऑर्बिटल ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फेंका होगा। क्लियर? अब जरा देखिए कार्बन, कार्बन जिस स्टेट में आके CCl4 बना रहा है उस समय कार्बन की हालत ये है, ये ठीक, ये। अब ये कौन है? ये आपका 2s वाला है। ये कौन है? 2p वाला है। बेचारे के पास 2d तो होता नहीं, बेचारे के पास 2d, भाई 2d किसी के पास होता ही नहीं है, ज्यादा 2p। d की मुलाकात कहां से शुरू होती है? 3d से। तो इसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, खाली और भरे की तो बात ही छोड़ दो, d ऑर्बिटल नहीं है। और दूसरी बात, हाइड्रोलाइज्ड होने के लिए उसके पास एक शुद्ध प्योर ऑर्बिटल पूरा खाली होना चाहिए। यहां देखिए, यहां तो हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इसके पास शुद्ध रूप में एक ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो इसके पास पानी आएगा ही नहीं। और जब वाटर आएगा नहीं तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्लियर? तो उसका आंसर क्या है? डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल होता तो गुंजाइश थी, हो सकता था, क्योंकि ये लोगों ने तो साफ मना कर दिया, नहीं भाई इतने सी जगहों में एक पूरा खाली कमरा हमारे पास नहीं है, इसलिए हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। दूसरा क्या रास्ता हो सकता था? डी ऑर्बिटल हो जाता तो हमें खाली कमरे मिलते, वो भी खाली कमरा बेचारा मिल नहीं रहा है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता नहीं, इस वजह से CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्लियर हो गया? CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। जबकि SI देखो, SI का एटॉमिक नंबर क्या है? SI का एटॉमिक नंबर है 14 है। एटॉमिक नंबर 10 से ऊपर है कि नहीं? 10 से ऊपर है तो वैकेंट डी होगा, वैकेंट डी होगा तो पक्का। देखिए SI की हालत भी ऐसी ही होगी। SI में यहां क्या होगा? 3s1 और यहां क्या होगा? 3p3। चलो भैया ठीक है, इन लोगों ने तो मना कर दिया मेरे पास खाली जगह नहीं है, लेकिन 3D भी तो खाली है, तो 3D के पास डब्बे खाली हैं कि नहीं है? तो पक्का SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होगा और पक्का ही होगा। तो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है जबकि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो यही सब क्वेश्चन आपको तैयार करने थे इस हाइड्रोलिसिस में, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। इसीलिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैकिंग मोड में लाया जा रहा है ताकि आप ट्रिक बेस करके जल्दी से उन क्वेश्चन को आसान बना दे। ठीक है, थैंक यू सो मच।